कभी कभी एक लम्हा किसी शहर के दिल को चीर कर रख देता है। आज हम दिल्ली में हुए एक ऐसे ही बम धमाके की कहानी में उतरेंगे और आतंक, रणनीति और उसके पीछे रह जाने वाली इंसानी तकलीफ की इस उलझी हुई दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, नवंबर 2025 का एक आम सा दिन। दिल्ली का ऐतिहासिक इलाका लोगों की चहल पहल से भरा हुआ, और फिर अचानक एक जोरदार धमाका सब कुछ बदल देता है। एक कार देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो जाती है। इस धमाके की इंसानी कीमत बहुत बड़ी थी। ये चार्ट देखिए, कम से कम 8 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं जो उस एक पल में हमेशा के लिए बदल गईं। तो चलिए अब इस घटना की तह में चलते हैं। अधिकारियों ने बहुत जल्दी ये साफ कर दिया कि ये कोई हादसा नहीं था। इसे आधिकारिक तौर पर घृणित आतंकी घटना का नाम दिया गया और यहीं से एक देशव्यापी जांच शुरू हो गई। तो सबसे पहले जो रिपोर्ट्स आईं उनसे हमें क्या तस्वीर मिलती है? पता चलता है कि ऐतिहासिक लाल किले के पास एक बहुत ही बिजी इलाके में एक जानलेवा कार धमाका हुआ। सरकार का रिएक्शन भी बहुत तेज था। इसे फौरन राष्ट्र विरोधी ताकतों का कायरतापूर्ण काम बताया गया और प्रधानमंत्री ने भी वादा किया कि जो भी इसके पीछे हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यह धमाका किसी एक अकेले इंसान का काम नहीं था। जैसे जैसे जांचकर्ताओं ने परतें खोलनी शुरू की, ये साफ होता गया कि वो किसी बहुत बड़ी और गहरी साजिश का सामना कर रहे थे। अब जरा इन्वेस्टिगेशन पर नजर डालते हैं कि कैसे एक एक कड़ी जुड़ती चली गई। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया डीएनए टेस्ट से। बॉम्बर की पहचान हो गई, उमरुन नबी, और बस यहीं से मामला खुलना शुरू हुआ। इसके तार सीधे तुर्की तक जा पहुंचे, जहां उकासा कोडनेम का एक हैंडलर बैठा था। और फिर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि ये लोग सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 गाड़ियों से कई हमले करने की फिराक में थे। अब सोचिए मामला कितना गंभीर था। जाहिर है इसे भारत की टॉप एंटी टेरर एजेंसी यानी एनआईए को ही संभालना था। अब ये मामला सिर्फ एक छोटे से मॉड्यूल का नहीं रहा। इस खतरे की असली जड़ को समझने के लिए हमें उस संगठन पर नजर डालनी होगी जिसका नाम भारत में न जाने कितने हमलों से जुड़ा है, और उसके पूरे इतिहास को समझना होगा। लश्कर-ए-तैयबा मतलब शुद्ध लोगों की सेना। ये पाकिस्तान में बेस्ड एक उग्रवादी समूह है, जिस पर मजे की बात यह है कि 2002 में खुद पाकिस्तान ने ही बैन लगा दिया था। अमेरिका इसे एक विदेशी आतंकवादी संगठन मानता है और भारत में हुए अनगिनत हमलों के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। और ये खतरा कितना बड़ा है, ये स्लाइड साफ दिखाती है। ह्यूमन राइट्स वॉच का ये नक्शा बताता है कि 2001 से भारत के कितने ही शहर इस तरह के हमलों का निशाना बन चुके हैं। ये दिखाता है कि ये खतरा किसी एक शहर या एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रव्यापी समस्या है जो सालों से देश को परेशान कर रही है। तो इस संगठन की सोच क्या है? इसका एजेंडा है भारत के सभी हिस्सों पर इस्लामी शासन को फिर से लागू करना। ये अक्सर जमात-उद-दावा जैसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस की आड़ में काम करता है। 2008 के मुंबई हमले और 2000 के लाल किला हमले जैसे बड़े हमलों का इल्जाम भी इसी पर है। और ये सिर्फ क्षेत्रीय खतरा नहीं है, अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक इसकी वैश्विक महत्वाकांक्षाएं भी हैं। तो सवाल ये है कि भारत इस तरह के खतरों से निपटता कैसे है? चलिए अब बात करते हैं देश की आधिकारिक रणनीति पर। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस या शून्य सहिष्णुता की नीति। ये कोड इस नीति को बिल्कुल साफ कर देता है। मार्च 2025 में भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा था, भारत आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति पर मजबूती से खड़ा है और एक ऐसे अप्रोच में विश्वास करता है जो मजबूत घरेलू सिस्टम, बेहतर इंटेलिजेंस शेयरिंग और मजबूत क्षेत्रीय सहयोग को आपस में जोड़ता है। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है, एक पहलू जो थोड़ा पेचीदा है, और ये आतंकवाद से लड़ने के तरीकों और उसकी मानवीय कीमत पर कुछ मुश्किल सवाल खड़े करता है। देखिए, जीरो टॉलरेंस की ये नीति तो आधिकारिक है, लेकिन आतंकवाद से निपटने में जो तरीके अपनाए जाते हैं उनको लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की 2011 की एक बहुत अहम रिपोर्ट दी एंटी नेशनल्स इन्हीं चिंताओं पर रोशनी डालती है। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है। एक तरफ है सरकार का आधिकारिक रुख जो कट्टरपन से लड़ने के लिए पूरी सरकार और पूरे समाज वाले अप्रोच की बात करता है, और दूसरी तरफ है रिपोर्ट की गई हकीकत जो बताती है कि पुलिस ने कई संदिग्धों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया, उन्हें टॉर्चर किया और उनसे जबरदस्ती जुर्म कबूल करवाने के लिए बुरा बर्ताव किया। तो इस रिपोर्ट में किस तरह के आरोप हैं? बात हो रही है मनमानी हिरासत की,
मतलब संदिग्धों को बिना किसी फॉर्मल गिरफ्तारी के हफ्तों तक बंद रखा गया। जबरदस्ती के कबूलनामों की, जिसमें आरोप है कि बयान पुलिस ने खुद ही तैयार कर लिए। टॉर्चर के तरीकों की, जिसमें मारपीट और बिजली के झटके तक शामिल थे। और लेबलिंग की, मतलब हिरासत में लेते ही लोगों पर फौरन राष्ट्र विरोधी का ठप्पा लगा दिया गया। और कभी-कभी ना आंकड़ों और रिपोर्ट्स के पीछे की कहानी एक छोटी सी बात से सामने आ जाती है। जैसे कि रिपोर्ट में दर्ज ये बात, हिरासत में लिए गए एक संदिग्ध के पिता का ये कहना सच में दिल दहला देता है। उन्होंने बताया, पुलिस वाले ने मुझसे कहा, प्लीज अपने बेटे से बात करें, उससे कहें कि वो हमें कुछ नाम बता दे, फिर हम उसे छोड़ देंगे। लेकिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा, मैं किसी का भी नाम गलत तरीके से नहीं ले सकता। तो इसका नतीजा क्या हो सकता है? रिपोर्ट चेतावनी देती है कि इस तरह के तरीके पूरे के पूरे समुदायों को सिस्टम से दूर कर सकते हैं। उनके अंदर अन्याय का एक ऐसा एहसास पैदा कर सकते हैं जो अनजाने में उग्रवादी समूहों के लिए भर्ती का एक जरिया बन जाए। और ये हमें आज के विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर लाता है। सुरक्षा और नागरिक आज़ादी के बीच संतुलन। ये एक ऐसी दुविधा है जो हर देश के लिए हमेशा बनी रहती है। सवाल यह है कि कोई भी लोकतंत्र उन उसूलों से समझौता किए बिना आतंकवाद से कैसे लड़ सकता है जिनकी रक्षा करने का वो खुद दावा करता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। और हम इस आखिरी सोच के साथ इस बात को खत्म करते हैं। आतंक के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई जो खुद समुदायों को ही अलग थलग कर दे, वो उन्हीं खतरों को दोबारा पैदा करने का खतरा उठाती है जिन्हें वो रोकना चाहती है। ये एक ऐसा चक्कर है जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि सुरक्षा की तलाश कभी भी किसी राष्ट्र की आत्मा की कीमत पर नहीं होनी चाहिए।